नमस्ते। कभी सोचा है उन ऑनलाइन स्कीम्स के बारे में जो रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाती हैं? मतलब जबरदस्त रिटर्न का वादा। सुनने में तो ये स्कीम्स बड़ी कमाल की लगती हैं, है ना? पर क्या ये वाकई सच होती हैं? आइए, आज इसी की तह तक चलते हैं। ये देखिए, 1 लाख रुपए दीजिए और 100 दिन में 2 लाख पाइए। ये कोई मजाक नहीं है। ये एक असली वादा है, एक असली हेडलाइन जो स्कैमर्स ने लोगों से किया था। अब जरा सोचिए, 100 दिन में पैसा डबल। ऐसा ऑफर सुनकर किसका मन नहीं ललचाएगा? बस यही तो वो हुक है जिससे ये घोटालेबाज लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, 120.79 ट्रिलियन रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो पैसा है जो आम लोगों ने, हम जैसे लोगों ने इन गैर कानूनी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में डुबो दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, समझिए ये किसी की जिंदगी भर की कमाई है, किसी के सपने हैं जो एक झटके में खत्म हो गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी कितनी ज्यादा बड़ी और सीरियस। तो चलिए, सबसे पहले इसी पैसा डबल वाले जाल को समझते हैं। हम एक असली स्कैम के केस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घोटाले काम कैसे करते हैं और कैसे भोले भाले निवेशक इनके चंगुल में फंस जाते हैं। ये केस है कैपिटल गेन कंपनी स्कैम का। देखिए, नित्या नाम की एक महिला थी जिसने खुद को सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी शेयर ट्रेडिंग एक्सपर्ट की तरह दिखाया। लोगों का भरोसा जीतने के लिए उसने क्या किया? शुरू में छोटे छोटे रिटर्न्स दिए। अब जब लोगों को लगा कि अरे वाह, ये स्कीम को काम कर रही है, तो बस उन्होंने अपनी जिंदगी भर की बचत, यहां तक कि प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसा आया था वो सब लगा दिया। और फिर एक दिन नित्या गायब हो गई, देश छोड़कर भाग गई। 40 से ज्यादा लोग ठगे गए। तो नित्या जैसे जो घोटाले होते हैं ना, उनके पीछे एक खास तरह का मॉडल काम करता है। समझिए, एक इंजन है जो इन घोटालों को चलाता है। इसे कहते हैं पॉन्जी स्कीम। अब नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका तरीका बहुत सीधा और उतना ही खतरनाक है। तो आखिर ये पॉन्जी स्कीम है क्या भला? देखिए, ये एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें असल में कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, कुछ नहीं। स्कैम चलाने वाला बस नए लोगों से पैसा लेता है और उसी पैसे में से पुराने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट के नाम पर लौटा देता है। इससे एक भ्रम पैदा होता है कि अरे वाह, बिजनेस तो बहुत मुनाफे में है, जबकि सच ये है कि ये बस पैसों का हेरफेर है और कुछ नहीं। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है ये समझना बड़ा मजेदार है। देखिए, स्टेप 1, ऑपरेटर आपसे बहुत हाई गारंटीड रिटर्न का वादा करेगा। स्टेप 2, जो शुरू में पैसा लगाते हैं उन्हें रिटर्न कहां से मिलता है? नए लोगों के पैसे से। स्टेप 3, अब जब पुराने लोगों को रिटर्न मिलता है तो उसे देखकर और ज्यादा लोग पैसा लगाने के लिए खिंचे चले आते हैं। और आखिर में स्टेप 4, जिस दिन नए लोग आना बंद हो जाते हैं, बस उसी दिन ये पूरी की पूरी स्कीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाती। तो फिर सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि इन घोटालों का शिकार बनने से बचा कैसे जाए? इनको पहले ही कैसे पहचानें? चलिए, अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की, मतलब वो खतरे के संकेत जिन्हें देखकर किसी को भी सावधान हो जाना चाहिए। देखिए, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, अगर कोई जबरदस्त हाई रिटर्न का वादा करे और साथ में कहे कि रिस्क तो 0 है, तो समझ लीजिए ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरा, अगर कोई आप पर तुरंत पैसा लगाने का दबाव बना रहा है तो भी सावधान हो जाइए। हमेशा चेक कीजिए कि कंपनी सेबी या आरबीआई जैसी सरकारी संस्थाओं के पास रजिस्टर्ड है भी या नहीं। और हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट का तरीका बहुत सीक्रेट या कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है या फिर सारा जोर नए मेंबर बनाने पर है, तो ये पक्का एक घोटाला हो सकता है। और ये स्लाइड देखिए, दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है असली कानूनी इन्वेस्टमेंट, ये सेबी आरबीआई से रेगुलेटेड होता है, इसका बिजनेस मॉडल एकदम ट्रांसपेरेंट होता है और हाँ, इसमें रिस्क के साथ साथ असली रिटर्न भी होता है। और दूसरी तरफ एक संभावित घोटाला जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी स्ट्रैटेजी सीक्रेट है और जिसके वादे इतने अच्छे हैं कि सच हो ही नहीं सकते। अब इन घोटालों को फैलने में ना आजकल एक नई चीज बहुत मदद कर रही है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, जिन्हें हम फिन्फ्लुएंसर भी कहते हैं। सोशल मीडिया पर तो जैसे वित्तीय सलाह देने वालों की बाढ़ आ गई है। अब ऐसे में यह समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि भाई किस पे भरोसा करें और किस पर नहीं। और ये एक बहुत सीधा सवाल खड़ा करता है, सोशल मीडिया के जमाने में आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइस के लिए आखिर किस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या किसी भी यूट्यूबर या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की बात मानकर अपनी मेहनत की कमाई लगा देना सही है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एक गलत सलाह
बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन एक अच्छी खबर है, रेगुलेटर यानी सेबी इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अब एक्शन ले रहा है। जुलाई 2025 से इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इससे ऑनलाइन फाइनेंशियल सलाह के पूरे सिस्टम में थोड़ी और जवाबदेही आएगी। तो इन नए नियमों का मतलब क्या है? मतलब ये कि अब हर प्रमोशनल वीडियो या पोस्ट पर साफ साफ डिस्क्लेमर देना जरूरी होगा। जो इन्फ्लुएंसर रजिस्टर्ड नहीं है वो सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे पाएंगे। उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए उन्हें पैसे मिले हैं या नहीं, और अगर कोई नियमों को नहीं मानता है तो उस पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। तो इन सभी खतरों से बचने के लिए अपनी एक मजबूत फाइनेंशियल शील्ड, एक सुरक्षा कवच कैसे तैयार करें? चलिए अब बात करते हैं उन ठोस कदमों की जिनसे कोई भी खुद को सेफ रख सकता है, और ये भी कि अगर कभी कोई धोखे का शिकार हो ही जाए तो उसे क्या करना चाहिए। देखिए, खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है सावधानी। पहला कदम, किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले सेबी, आरबीआई या एमसीए की वेबसाइट पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें। दूसरा, सिर्फ सोशल मीडिया के ऐड देखकर भरोसा मत कीजिए, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। तीसरा, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कीजिए। अगर कोई चीज सुनने में इतनी अच्छी लग रही है कि यकीन नहीं हो रहा, तो शायद वो सच है ही नहीं। और चौथा, किसी के दबाव में आकर कभी कोई फैसला मत लीजिए, अपना टाइम लीजिए। और मान लीजिए अगर आपको जरा सा भी शक होता है या आप किसी स्कैम का शिकार हो गए हैं तो चुप मत बैठिए। फौरन एक्शन लेना बहुत बहुत जरूरी है। आप जितनी जल्दी कदम उठाएंगे, चीजों के ठीक होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। तो ऐसे में करना क्या है? सबसे पहला काम, उस स्कीम में और पैसा डालना फौरन बंद कर दीजिए। दूसरा, आपके पास जो भी सबूत हैं, ईमेल, मैसेज, पेमेंट की रसीद, सब कुछ संभाल कर रखिए। इसके बाद बिना देर किए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कीजिए, और साथ ही सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडीज को भी इसकी रिपोर्ट कीजिए। और आखिर में ये पूरी बातचीत एक बहुत बड़े सवाल पर आके खत्म होती है। इस डिजिटल दुनिया में हमारे पैसे की सुरक्षा के लिए आखिर में कौन जिम्मेदार है? क्या ये रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी है या फिर हमारी अपनी? शायद जवाब इन दोनों के कहीं बीच में है। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।